साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रीष्म लहर के बारे में, या इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हीट वेव्स। तो यह होती क्या है और वर्तमान में चर्चा में क्यों आई, तो इसके संबंध में विस्तार से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का तीव्र प्रकोप देखने को मिल रहा है वर्तमान में, और मेनली राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के कुछ जिलों में जो तापमान है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो गया है, जो कि सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। इसके संदर्भ जो मौसम विशेषज्ञ हैं उन मानते हैं कि उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में जो व्याप्त या जो गर्मी है, यह जो यहाँ पर व्याप्त शुष्क उत्तर पूर्वी हवाएं हैं, इन उत्तर पूर्वी हवाओं की वजह से यह जो गर्मी है यह उत्पन्न हुई है। या मतलब कह सकते हैं कि जो तीव्र गर्मी इस समय चल रही है उसका जो प्रमुख कारण है वो इन क्षेत्रों में अर्थात उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में जो व्याप्त शुष्क उत्तर पूर्वी हवाएं हैं वह इसका सबसे प्रमुख रीजन है। तो यहाँ पर जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो इन थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हो सकता है कि वहाँ पर कह दे कि यहाँ पर उत्तर पूर्वी हवाएं, तो वो दक्षिण पश्चिम लिख दे। आगे देखते हैं, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसने उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के लिए ग्रीष्म लहर अर्थात हीट वेव्स की गंभीर स्थिति में प्रयोग किए जाने वाला रेड अलर्ट जारी किया है। अर्थात स्थिति काफ़ी गंभीर है गर्मी को लेकर के। और याद रखिएगा कि जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, इसके द्वारा कई तरह के अलर्ट जारी किए जाते हैं। जैसे अभी तो रेड अलर्ट जारी किया है, इसके द्वारा येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, ग्रीन अलर्ट है, इस प्रकार से कई सारे अलर्ट इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यह ग्रीष्म लहर या हीट वेव्स होती क्या है। तो विभिन्न देशों में उनके तापमान के आधार पर ग्रीष्म लहर या हीट वेव को वर्गीकृत किया जाता है। चूँकि यह इसकी जो डिफिनीशन है अलग अलग देशों में अलग अलग होती है, तो इसका रीज़न यह है क्योंकि एक ही अक्षांश पर तापमान में भिन्नता पाई जाती है, तो इसलिए अलग अलग देशों के लिए इसकी डिफिनीशन अलग अलग है। तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वर्ष 2016 में प्रकाशित अपने दिशा निर्देशों में तापमान और मानवीय गतिविधियों जैसे कुछ कारकों को या कुछ फैक्टर को ग्रीष्म लहर की तीव्रता के लिए या हीट वेव की तीव्रता के मानक आधार के रूप में चिन्हित किया था। इसके अलावा यदि भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को ग्रीष्म लहर के मानक के रूप में निर्धारित किया है। मतलब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है वो क्या है, मैदानी क्षेत्रों के लिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें कुछ अन्य चीज़ें भी कार्य करती हैं, जैसे कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सामान्य तापमान जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, तो वहाँ पे किसको माना जाएगा। तो जहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है वहाँ 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस यदि तापमान बढ़ता है तो ये बढ़ने पर इसे सामान्य तथा 7 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान बढ़ता है तो इसे गंभीर ग्रीष्म लहर की घटना मानी जाती है। तो यदि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान है और वहाँ पर 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है तो इसे सामान्य ग्रीष्म लहर या सामान्य हीट वेव कहेंगे। यदि 60 डिग्री से अधिक तापमान बढ़ जाता है तो इसे गंभीर ग्रीष्म लहर की घटना या गंभीर जो हीट वेव है इसकी घटना मानी जाती है। जबकि यदि दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा कि यदि सामान्य तापमान, ऐसे स्थान जहाँ पर सामान्य तापमान जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, तो वहाँ पर कैसे हम इसको देखेंगे, तो वहाँ पर 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर बढ़ जाता है तो उसे सामान्य ग्रीष्म लहर कहते हैं। और यदि 6 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान बढ़ता है तो उसे गंभीर ग्रीष्म लहर की घटना मानी जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और जो विश्व मौसम विज्ञान विभाग है उसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसे इंग्लिश में हम लोग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी तथा यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। तो याद रखिएगा किस मंत्रालय के तहत आती है, तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आती है। और इसका जो कार्य है वो यह है, यह मौसम संबंधी अवलोकन करने का, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में जो डेटा बताती है या जो पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं वो इसके द्वारा किया जाता है। तथा यदि इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में है। याद रखिएगा दिल्ली में है। आगे देखते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में।
तो यह जो है यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे 23 मार्च 1950 को मौसम विज्ञान संगठन अभिसमय या जो कह सकते हैं मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कन्वेंशन हुआ था, इसके अनुमोदन द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तथा यह जो संगठन है यह पृथ्वी के वायुमंडल की परिस्थिति और व्यवहार तथा महासागरों के साथ इसके संबंध, मौसम और परिणाम स्वरूप उपलब्ध जल संसाधनों के वितरण के बारे में जानकारी देने के लिए यह संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक संस्था है। तो याद रखिएगा यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। और यदि सदस्यों की बात करें तो इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, 191 इसके सदस्य हैं। तथा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है। चूँकि 23 मार्च इस वर्ष का बीत चुका है तो हमें थीम पता होनी चाहिए कि इस वर्ष की थीम क्या रही है। तो इस वर्ष की जो थीम रही है वह थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, या हिंदी में कहें तो जल और जलवायु परिवर्तन। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो विश्व जल दिवस होता है यह 22 मार्च को मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को और विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को। और सबसे खास बात इस बार की क्या है कि दोनों की थीम जो है, अर्थात विश्व मौसम दिवस और विश्व जल दिवस, इन दोनों की थीम जो है वह जल और जलवायु परिवर्तन अर्थात वाटर एंड क्लाइमेट चेंज ही है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भौगोलिक सूचना तंत्र के बारे में या जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि प्रवासी जो मजदूर अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं या किसी अन्य साधन के द्वारा जा रहे हैं, उनके संबंध में यह सूचना तंत्र विकसित किया गया है। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि इंडिया ऑब्जर्वेटरी जो कि एक ओपन सोर्स डेटाबेस के रूप में कार्य करती है। तो इंडिया ऑब्जर्वेटरी क्या है, एक ओपन सोर्स के रूप में, ओपन सोर्स डेटाबेस के रूप में कार्य करती है। विभिन्न प्रकार, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिक हो, या कह सकते हैं इकोलॉजिकल, पारिस्थितिक से संबंधित डेटा को कलेक्ट करती हैं। और उस डेटा का इस्तेमाल जो है, या कह सकते हैं ये मैपिंग का कार्य करती हैं। और उस डेटा और मैपिंग का इस्तेमाल जो है सरकारों के द्वारा या प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है, या किस तरह की वहाँ पर ज़रूरत है। जैसे कि इसके द्वारा ग्राम स्तर तक के डेटाबेस को कलेक्ट किया जाता है, या ग्राम स्तर तक के मैपिंग को इसके द्वारा किया जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि कहाँ पर किस प्रकार की आवश्यकता है और कहाँ पर किस प्रकार की योजनाओं को हमें क्रियान्वित करना चाहिए। तो इस इंडिया ऑब्जर्वेटरी ने एक भौगोलिक सूचना तंत्र, या इसको इंग्लिश में कहें तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित एक डैशबोर्ड का निर्माण किया है। यह डैशबोर्ड करेगा क्या, तो यह डैशबोर्ड प्रवासियों की आवाजाही को दर्शाने में सक्षम है। मतलब इस डैशबोर्ड के माध्यम से प्रवासियों की जो आवाजाही है उसको ट्रैक किया जा सकेगा। क्योंकि क्या है कि कोविड-19 महामारी की वजह से अभी भी बहुत सारे जो प्रवासी हैं वो सरकार के द्वारा जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं या जो बसें चलाई जा रही हैं उनसे ना जा करके पैदल जाने के लिए मजबूर हैं, या कह सकते हैं मजबूर हैं, या उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, उन तक ये जानकारी नहीं है, या वो उन साधनों को अवेल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी वजह है कि अभी भी क्या है, प्रवासी मजदूर जो हैं पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। तो उन प्रवासियों के आवाजाही को ट्रेस करने के लिए इस डैशबोर्ड को बनाया गया है। और इस मंच का या इस डैशबोर्ड का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है, तो एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका नाम है वन पारिस्थितिक सुरक्षा, या इंग्लिश में कहें तो फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सोसाइटी सिक्योरिटी, फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, जिसको शॉर्ट में FES के नाम से जानते हैं। यह वन पारिस्थितिक सुरक्षा जो है गुजरात के आणंद में स्थित है। इसे गैर लाभकारी संगठन के सहयोग से इस मंच को विकसित किया गया है, जिसे इस मंच पूरे मंच को क्या कहते हैं, कोस्ट इंडिया अर्थात कोलैबोरेशन या कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप कहा जाता है। और यह जो पूरा मंच है, यह कोस्ट इंडिया वाला जो मंच है, यह 55 संगठनों के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तथा यह जो वेब आधारित भौगोलिक सूचना तंत्र है या जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, यह इसमें वेब तथा मतलब इंटरनेट तथा अन्य परिसंचालनों का उपयोग करके जो स्थानिक जानकारी का अनुप्रयोग या एप्लीकेशन जो है सूचनाओं को संसाधित एवं प्रसारित करने के लिए किया जाता है। और यह उपयोगकर्ताओं को आंकड़ों के एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं परिणामों को अधिक से अधिक व्यक्तियों तक प्रसारित करने में मदद करता है। तथा इन आंकड़ों की मदद से क्या होगा कि जो नीति निर्माता हैं, इन नीति निर्माताओं के लिए भी ये उपयुक्त आंकड़ों को उपलब्ध कराता है, जिससे कि वो
इनके संबंध में इन आंकड़ों के आधार पर जो भी डिसीजन मेकिंग करना हो वो डिसीजन मेकिंग करें, या जो योजनाएं बनानी हो वो योजनाएं बनाएं। अब यह जो ट्रेसिंग का कार्य है यह करता कैसे? तो यह जो वन पारिस्थितिक सुरक्षा है या फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सिक्योरिटी है, यह संगठन करती क्या है? मुख्यतः यह वनों, जल निकायों, संरक्षण आदि पारिस्थितिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। मतलब इनसे संबंधित निगरानी का कार्य या इनसे संबंधित डेटा कलेक्ट करने का कार्य इस वन पारिस्थितिक सुरक्षा के द्वारा किया जाता है। तो यह करती कैसे? तो यह इसके लिए उपग्रह आधारित निगरानी के माध्यम से या उपग्रह आधारित निगरानी का इस्तेमाल करके इनकी निगरानी करती है। तो FES अर्थात वन पारिस्थितिक सुरक्षा की इसी प्रणाली में या जिसके माध्यम से इन चीज़ों की निगरानी करती थी, इसी में कुछ आवश्यक बदलाव करके प्रवासियों की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग या रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी। तो इसके माध्यम से क्या होगा? उनके संबंध में आंकड़े जुटाए जा सकेंगे। तथा यह जो प्रवासी GIS डैशबोर्ड है, इसके यदि मुख्य तत्वों की बात करें तो यह डैशबोर्ड प्रवासियों को डैशबोर्ड पर वास्तविक समय निगरानी के लिए 4 प्रकार के तत्वों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। कौन कौन से? पहली तो जो प्रवासियों और समाज के सुबद्ध लोगों के स्थान की जानकारी, मतलब कहाँ पर ये लोग हैं। इसके अलावा उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करना कि उन्हें जो वो जा रहे हैं उन्हें किस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता है, भोजन की, दवाई की या जो भी चीज़ों की। इसके अलावा मार्गों में जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की उपलब्धता है उनके संबंध में इस डैशबोर्ड के माध्यम से पता चल सकेगा। और जो गैर सरकारी संगठन तथा नागरिक समाज संगठन उनको भी इस डैशबोर्ड के माध्यम से जोड़ा गया है, जिससे कि इन गैर सरकारी संगठनों तथा नागरिक समाज संगठनों को इनके संबंध में, ये जो प्रवासी जा रहे हैं और जो समाज के सुबेद लोग हैं, इनके संबंध में डेटा दिया जा सके, जानकारी दी जा सके और उन तक मदद इन लोगों के माध्यम से पहुंचाई जा सके। अब कुछ सरकार के द्वारा उठाए कुछ अन्य कदमों की बात करें तो एक है प्रवासी मानचित्र या माइग्रेंट मैप। तो कोविड-19 महामारी के व्यापक प्रसार के बाद जो है रैपिड कम्युनिटी रिस्पांस कोविड, जो शॉर्ट में RC कहते हैं, नामक एक समूह का गठन किया गया तथा प्रवासियों की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड का निर्माण किया गया। और 15 अप्रैल को प्रवासियों की आवाजाही को दर्शाने वाले प्रवासी मानचित्र को भी जारी किया गया। मतलब 15 अप्रैल से प्रवासी मानचित्र जो है, जिसके माध्यम से प्रवासियों की आवाजाही को दर्शाया जाता है, यह भी कार्य कर रहा है। तो इस डैशबोर्ड और इस मानचित्र, ये जो प्रवासी मानचित्र, इन सब के माध्यम से क्या किया जाता है कि लोगों की आवाजाही, भोजन की आवश्यकता, वित्तीय सहायता, चिकित्सा देखभाल आदि की नियमित सूचना जो है वह डैशबोर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है तथा इन सूचनाओं को नियमित रूप से रेगुलर बेसिस पे अपडेट किया जाता रहता है। तथा प्रवासियों से संबंधित आंकड़ों, ये जो आंकड़े हैं, इनको सरकारों और छोटे स्थानीय नागरिक समूहों को उपलब्ध कराया जाता है ताकि प्रवासियों को वास्तविक समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। मतलब चूँकि रियल ट्रैकिंग होती है इसमें, रियल टाइम ट्रैकिंग, तो क्या होता है कि जब भी उन्हें आवश्यकता है तब तुरंत, मतलब तत्काल उनको जो भी मदद हो सके वो मदद पहुंचाई जाए। तो इसके लिए यह डैशबोर्ड और यह प्रवासी जो मानचित्र है, इन सब का मिलाकर के यह सारा कार्य है। इसके अलावा आगे चलते हैं कौशल मानचित्र। तो ये पूछा जाए कौशल मानचित्र क्या है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 मई 2020 को लॉकडाउन के दौरान राज्य में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए कौशल मानचित्र को जारी किया गया। तो याद रखिए, कौशल मानचित्र किसके द्वारा जारी किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अब इससे होगा क्या? तो कौशल आधारित मानचित्र का उपयोग करके सरकार इन श्रमिकों को इनके कौशल और अनुभव के अनुसार राज्य में रोजगार प्रदान करेगी तथा इसके लिए एक प्रवासी आयोग का गठन करेगी। तो ये जो कौशल मानचित्र है, तो इस मानचित्र के आधार पर यह इंगित करने का प्रयास किया जाएगा कि जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनमें किस प्रकार का कौशल है, तो उनके कौशल के हिसाब से राज्य में ही उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। और इन सब को रेगुलेट करने के लिए, इनकी समस्याओं को सुनने के लिए और इनको किस प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता है, एक प्रवासी आयोग की भी स्थापना की जाएगी। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं गिलोय और विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह अर्थात पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स अर्थात शॉर्ट में कहें तो PBTGS। तो इन दोनों चीज़ के बारे में विस्तार से यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो अब पहले प्रश्न उठता है कि यह मतलब चर्चा में क्यों आया, आखिर कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो गिलोय जो है, गिलोय और अन्य उत्पादों का विपणन करने वाली एक संस्था जिसका नाम है आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्था। इसने क्या है कि गिलोय और अन्य उत्पादों के विपणन में काफ़ी प्रगति की है हाल के दिनों में। तथा कातकारी समुदाय के एक समूह ने, यह जो समूह बनाया गया या संस्था बनाई गई, वह कातकारी समुदाय के एक समूह ने आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्था
के जरिए कातकारी जनजातियों के विभिन्न कार्यों को सुगम बनाने का कार्य आरंभ किया है। तो इस संस्था के द्वारा इनके लिए कार्य किया जा रहा है और इस समूह द्वारा स्थानीय बाजारों में गिलोय को बेचने का उद्यम हाल ही में आरंभ किया गया तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ, या जिसको हम लोग शॉर्ट में ट्राइफेड के नाम से जानते हैं, तो ट्राइफेड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री वंधन योजना के तहत इस संस्था को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के कारण भी जो गिलोय की जो मांग में तेजी देखी जा रही है, उसके पीछे एक रीज़न यह भी है जो प्रधानमंत्री वंधन योजना के तहत जो फंडिंग उपलब्ध कराई जा रही है या जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह गिलोय है क्या। तो गिलोय के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो गिलोय जो है यह आयुर्वेद में गिलोय को गुडुची नाम से यह विख्यात है, जिसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। गिलोय जो है विभिन्न प्रकार के बुखारों जैसे कि वायरल बुखार, मलेरिया आदि तथा मधुमेह रोग अर्थात जो डायबिटीज होती है उसके उपचार हेतु इसको उपयोग में लाया जाता है तथा इसके अलावा इसको पाउडर और क्रीम के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब चूंकि यह कातकारी समुदाय संबंधित है तो हम लोग कातकारी समुदाय के बारे में देख लेते हैं कि कातकारी समुदाय कहाँ पर मिलती है और इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो कातकारी जो है एक जनजाति है जो ज़्यादातर महाराष्ट्र राज्य में निवास करती है और यह एक अधिसूचित जनजाति अर्थात पीबीटीजीएस में आती है। इन्हें और कई नामों से बुलाया जाता है, मतलब कातकारी के अलावा भी इनके कई सारे नाम हैं, जैसे कि कठकारी भी कहते हैं, काठोड़ी कहते हैं या कठोड़िया कहते हैं। और ये आमतौर पर कातकारी भाषा बोलते हैं जो कि मराठी और कोंकणी भाषा का मिला जुला रूप है। मतलब ये 3 तरह की भाषा समझ सकते हैं। कातकारी भाषा तो इनकी अपनी भाषा ही है, इसके अलावा ये मराठी भाषा को भी समझ लेते हैं, मतलब कुछ लोग इसमें मराठी भाषा का भी प्रयोग करते हैं और कुछ क्या है कोंकणी भाषा का भी प्रयोग कर लेते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में कातकारी जो है यह जनजातीय समूह विशेष तौर पर जो निर्बल जनजातीय समूह है अर्थात पीबीटीजीएस इसकी श्रेणी के अंतर्गत ये आते हैं। और कातकारी जनजात के बारे में थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो कातकारी जनजात जो है यह अंग्रेजी राज्य में एक घुमक्कड़ या जंगलों में रहने वाली एक जनजात के रूप में मशहूर थी, जिनमें इसके कुछ सदस्य क्या करते थे कि लूट मार का भी कार्य करते थे, जिसे इस वजह से ये जो समुदाय था कातकारी जनजात इसे अंग्रेजों ने 1871 में अपराधी जनजाति कानून के तहत रखा हुआ था। मतलब इस पूरे समुदाय को एक प्रकार से अपराधी ही घोषित कर दिया गया था और आज़ादी के बाद भी इन पर यह जो टैग था अपराधी जनजाति कानून वाला वह टैग बना रहा। तो आज़ादी के इतने साल के बावजूद कातकर जनजाति पर लगा जो आपराधिक जनजाति का धब्बा है अभी तक कायम है। तथा कातकारी समुदाय के बारे में यदि अन्य चीज़ों को देखें तो कातकारी समुदाय के ज़्यादातर लोग क्या हैं, ये बधुआ मजदूर हैं जिनके पास ना तो ज़मीन है और ना ही कोई रोजगार का साधन है और इनके समुदाय के लोगों को अछूत समझा जाता है और इन्हें समाज की मुख्य धारा में नहीं शामिल किया जाता है और इसके अलावा इन्हें अक्सर सामाजिक बहिष्कार का दंश भी झेलना पड़ता है। और इनके जो सामाजिक बहिष्कार की जो सबसे बड़ी वजह है वो इनके खान पान की आदत है। चूँकि इनके पास ना ज़मीन है ना कोई रोज़गार का अवसर होता है तो ये अपने लिए खाद्यान्न का उत्पादन कर नहीं पाते हैं। तो कातकारी समुदाय जो है भारत की उन चंद जनजातियों में से एक है जो आज भी चूहों को अपने खाने में शामिल करती है, मतलब ये चूहों को मार के खाते हैं, इसके अलावा ये केकड़ों को खाते हैं। तो इस वजह से ये इनके जो सामाजिक बहिष्कार का जो एक बहुत बड़ा रीज़न है वो ये भी है कि इनकी जो खान पान की आदतें हैं। तो इसके पीछे इनके खान पान की आदत के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि इनकी गरीबी और इनके पास ज़मीन का ना होना। तथा कातकारी जनजाति जो है वो चूहों को समर्पित एक सांस्कृतिक त्यौहार भी मनाती है। तो इस त्यौहार को क्या कहते हैं, उंदीर नवमी के नाम से जाना जाता है। मराठी भाषा में उंदीर का अर्थ क्या होता है, चूहा होता है। तथा उंदीर नवमी के अलावा भी ये कई सारे त्यौहार मनाते हैं जैसे कि होली है, दिवाली है, मल्हार, कोली, गौरी और पितृ अमावस्या जैसे त्यौहार भी इनके द्वारा मनाए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं विशेष रूप से जो कमज़ोर जनजाति समूह अर्थात पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीबीटीजीएस, तो यह होते कौन हैं और इनको किनको पीबीटीजीएस कहा जाता है। तो आदिवासी समूहों में पीबीटीजीएस जो हैं ये अत्यधिक कमज़ोर होते हैं। मतलब एक तो वैसे ही जो आदिवासी समूह होते हैं, मतलब जो एसटी होते हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, ये वैसे ही काफ़ी पिछड़े होते हैं कई मामलों में, कई सारे पैरामीटर में। उसमें से भी जो अत्यधिक पिछड़े होते हैं या अत्यधिक कमज़ोर होते हैं विभिन्न पैरामीटर्स पर, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें एक नए वर्ग में शामिल किया जाता है जिसका नाम है पीबीटीजीएस। तो वर्ष
1973 में 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह अर्थात प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, जिसे पीटीजीएस कहते हैं, इसके रूप में एक अलग श्रेणी के रूप में इनको वर्गीकृत किया। मतलब जो जनजातीय समुदाय था उसमें ही एक अन्य ग्रुप बनाया जाता है जिसका नाम रखा गया आदिम जनजातीय समूह, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, पीटीजीएस। और यह किस आयोग की संस्तुति पर हुआ था? तो यह ढेबर आयोग की संस्तुति पर हुआ था। तथा बाद में वर्ष 2006 में भारत सरकार ने आदिम जनजातीय समूह या जो पीटीजीएस था इसका नाम बदल कर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह या पीबीटीजीएस कर दिया गया। तथा जो गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूहों को पीबीटीजीएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर कुछ डेटा भी आप याद रखिएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों के रूप में जो अधिसूचित व्यक्तिगत समूहों की जो संख्या है वो 705 है। मतलब जनजातियों की जो समूहों की जो संख्या कह सकते हैं वो कितनी है? 705 है। इन 705 में से 75 को क्या किया गया है? पीबीटीजीएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा 2011 की जनगणना में जो आदिवासियों की जो संख्या रही है वो कितनी है? भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जो है ये एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। और यदि इनकी प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक संख्या के मामले में देखें तो सबसे अधिक संख्या इनकी कहाँ पर है? परसेंटेज के मामले में महाराष्ट्र में, जहाँ 14.7% है। सॉरी, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में 14.7 है। उसके बाद महाराष्ट्र है जहाँ पे 10.1% है। फिर उसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है 9.2%। अब आगे देखते हैं पीबीटीजीएस के बारे में। तो 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? इसका नाम याद रखिएगा, अंडमान निकोबार। केवल यहीं पर पीबीटीजीएस पाए जाते हैं। तो 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे 75 समूहों की पहचान कर उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजाति अर्थात पीबीटीजीएस समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब यदि इनके जो ये पीबीटीजीएस ग्रुप वाले जो होते हैं समुदाय के, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? मतलब कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इनको पीबीटीजीएस ग्रुप में रखा जाता है? तो पहली चीज़ क्या होती है कि इनकी जो कृषि प्रणाली होती है वो आदिम कृषि प्रणाली का इनके यहाँ प्रचलन होता है। उसके अलावा ये शिकार और खाद्य संग्रहण का ये अभ्यास करते हैं। अगली चीज़ कि इनमें जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो शून्य होती है, नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। इसके अलावा अन्य जनजातीय समूहों की तुलना में इनकी साक्षरता दर जो होती है वो अत्यंत निम्न स्तर तक होती है। इसके अलावा और कई सारे होते हैं, कई जो पीबीटीजीएस है उनमें जो है कोई लेखन शैली ही नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर पीबीटीजीएस ग्रुप में इनको शामिल किया जाता है। तथा यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि वर्तमान में 1000 से कम व्यक्तियों की आबादी वाले जो पीबीटीजीएस हैं उनको थोड़ा सा नाम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे पीबीटीजीएस हैं जिनमें 1000 से भी कम व्यक्तियों की या जनसंख्या जो उनकी आबादी है वो 1000 से भी कम है। तो कुछ प्रमुख जो हैं उनको देख लेते हैं। बिरजिया यह पीबीटीजीएस ग्रुप है। यह कहाँ संबंधित? बिहार से है। असुर यह भी बिहार संबंधित। कोरवा बिहार से। शौरिया पहाड़िया यह भी बिहार संबंधित। इसके अलावा सेंटनलीज अभी हाल के दिनों में, अभी हाल मतलब पिछले वर्ष तक यह काफ़ी चर्चा में रहा था क्योंकि सेंटनलीज जो समुदाय के लोग थे या जो जनजाति थी इनके लोगों ने एक अमेरिकी जो यहाँ जाने का प्रयास कर रहा था उसको इन्होंने मार दिया था। इसके अलावा ग्रेट अंडमानी ओंगे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित पीबीटीजीएस हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में देखें तो बिरहोर और उड़ीसा में मनकिडिया कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। चौलानेकन यह केरल संबंधित है। इसके अलावा सोमपेन जारवा यह अंडमान निकोबार संबंधित है। राजी उत्तराखंड से संबंधित है। बिरहोर आपका मध्य प्रदेश में भी है, बिरहोर उड़ीसा से भी संबंधित है। तथा टोडा कोटा ये तमिलनाडु संबंधित है। और उत्तर प्रदेश में राजी, तो राजी जो है उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं और राजी जो है उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, यदि कहा जाए कि सबसे अधिक जो पीबीटीजीएस ग्रुप वाले ये समुदाय वाले या जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं तो यह सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाई जाती हैं। तथा यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा देख लेते हैं, जो जनजातीय समुदाय रहे इनसे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न आयोग और समितियां बनाई गई हैं उनके नामों को एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आयोग बनता है काका कालेकर आयोग, जो कि पहला पिछड़ा वर्ग से संबंधित पहला आयोग था। ये काका कालेकर आयोग ने जनजातियों को इन्होंने परिभाषित किया था कि किनको जनजातीय कहा जाएगा। यह आयोग आता है 1953 में। इसके अलावा एल्विन कमेटी 1959 में, यूएन ढेबर आयोग जिसके आधार पर पहले पीटीबी आते हैं
फिर पीवीटीजीएस हो जाते हैं। लोकर समिति 1965 में, शीलू ओ समिति 1966 में, भुरिया समिति 1991 में, और भुरिया आयोग फिर बाद में बनता है 2002-4 में, बंदोपाध्याय समिति और मुंजेकर समिति। तो ये कुछ समितियां और आयोग हैं जो कि जनजातियों के विभिन्न मामलों से संबंधित रही हुई हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।